सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। बानी पीटीआई ने पीटीआई में धड़े बंदियों का नोटिस ले लिया और बज़ाहिर वो भी पार्टी रहनुमाओं के इस रवैये से परेशान दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने पीटीआई के दोनों ग्रुप्स को बात करने के लिए जुमेरात को बुलाया है। सहाफ़ियों से उन्होंने बात की और कहा कि पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं के हवाले से केस टू केस फैसला करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन का मौक़िफ़ बानी पीटीआई से यकसर अलग दिखाई दे रहा है। उन्होंने दो टोक अंदाज में वाज़ेह किया कि कोर कमेटी के इजलास में ये फैसला हो चुका है कि जो पार्टी छोड़कर गए थे उनको अब वापस नहीं लिया जाएगा। दूसरी जानिब पीटीआई और जेयूआई के दरमियान इत्तेहाद की राहें भी अभी हमें हमवार होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस हवाले से जो कमेटी तश्कील दी गई थी उसकी तौसीक कर दी गई है बानी पीटीआई की जानिब से। और साहबजादा हामिद रजा का ये कहना है कि बानी पीटीआई की वजह से फजल रहमान के साथ वो बैठने के लिए तैयार है। फजल रहमान से सियासी इत्तेहाद का फैसला महमूद अचकज़ई करेंगे। इस तमाम सूरत हाल में हमारे सामने सवाल ये कि क्या बानी पीटीआई अपनी जमात से ग्रुपिंग का खात्मा कर सकेंगे, क्या लाहेअमल अपनाया जा सकता है और क्या फजल रहमान ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा बनने पर राजी हो जाएंगे जिसकी सरबराही पहले ही महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं। क्योंकि पीडीएम को हम देखते रहे हैं कि जिस तरह से मौलाना फजल रहमान का एक किरदार रहा है वो उसको लीड करते रहे हैं और सक्सेसफुल इन्होंने उसे लीड भी किया। तो क्या वो इस तरह की कोई ऑफ़र के बगैर ये इत्तेहाद के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे या नहीं, ये सवाल हमारे सामने मौजूद है। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, उनके साथ हमाद रुहेला भी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ाहिर शाह शराजी फ्लावर से आज हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम कंटेस्टेंट का। आगाज़ करते हैं लगारी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रही हूँ। ये आपके सामने सारी सिचुएशन है, तकसीम डिवाइड होने की बातें हमारे सामने भी आई, ख़बरें भी आई, लड़ाइयाँ झगड़े एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी सामने आए। अब सारी सिचुएशन में बानी पीटीआई कह रहे हैं जी इतना कोई ख़ास झगड़ा नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि कोई इतनी तकसीम नहीं है जितनी बनाई जा रही है। एक तो तकसीम तो हमारे सामने है और इस सारी सिचुएशन में करेगी क्या पीटीआई, कैसे निकलेगी? बात यह है कि पार्टियों में ऐसे बहरान आते रहते हैं और ये एक अकलौती ये नहीं है कि पीटीआई के साथ ऐसे दफ़ा हुआ, बल्कि पीटीआई तो अपने क़याम से लेकर अब तक यहाँ से जो धड़े निकले भी वो एक तो ये कि बुरे हालात में निकले। जब वो कोई बुरे हालात में निकलता है तो वो जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कौसर नियाज़ी अलग हो गए थे तो वो आज तक कहीं के नहीं रहे, ना उनका कोई नाम जानता है। और ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई अलग हुए थे, उनको भी आज तक कोई नहीं जानता, ना उनकी पार्टी को कोई जानता है। वो मौलाना कौसर नियाज़ी की थी प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी, ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई की थी नेशनल पीपल्स पार्टी, और इनमें हवा भी बहुत भरी गई थी और बहुत कुछ कहा गया था कि ये पार्टियां देखना बहुत बड़ा इनकलाब लाएंगी, कुछ भी नहीं हो सकता। इवन ये कि मुर्तज़ा भुट्टो ने भी अपना अलग ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप को भी अवाम में पजीराई हासिल नहीं हो सकी। मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो खुद जाकर कंपेन की थी उन्होंने और घर घर गई थी अपने बेटे के लिए, अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ जाकर उन्हें वोट मांगा था, तब भी उन्हें जो है वो एक ही सीट से कामयाबी हासिल हुई थी, लाड़काना सिटी की सीट से। ऐसा नहीं होता है कि जनाब एक जो लीडर हैं वो जेल में पड़े हुए हैं और पीछे कोई अपना ग्रुप बना ले। आपने देख लिया है पीपल्स पार्टी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का क्या हुआ और इनका क्या हुआ, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से तशरीफ़ लाए थे उनका क्या हुआ है। तो वो तो जो लीडरशिप थी वो भी कामयाब नहीं हो सकी थी। जहांगीर तरीन साहब भी, अब मैंने सुना है कि जहांगीर तरीन साहब अपने हल्के में कुछ एजुकेशन सेक्टर में बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन सियासत में उनका कोई नहीं है। और इसी तरह से जो लोग इस वक्त छोड़ा है, जिन लोगों ने छोड़ दिया, पार्टी के हर मशवरे में साथ रहे, पार्टी के तमाम मामलात में साथ रहे, हम जिन लोगों को जिन चीज़ों को गलत कह रहे थे वो उन कामों में भी साथ रहे हैं। और फिर 9 मई के बाद जो 9 मई के डायरेक्टर और हिदायतकार बने हुए थे वो जाकर माफ़िया मांगकर जाकर घरों में बैठ गए और पहले कहते थे हम जो है गोली खा लेंगे लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि वो घरों में जाकर बैठ गए और पार्टी से अल्लाह ताल्लुक हो गए। तो वो लोग जो बैठे हुए हैं पार्टी के अंदर जिस हालत में भी और जिस तरह भी, तो हमें वैसे तो हर उस सियासी कारकुन का एहतराम करना चाहिए जब सियासी कारकुन डट जाता है और मुखालिफ। मैं समझता हूँ कि मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद इस काबिल हैं कि उनका एहतराम किया जाए कि उन्होंने वो नहीं किया, मौक़िफ़ नहीं बदला।
वो उनके ऊपर केसेस हैं, मुकदमात हैं, जो भी वो अपना फेस करेंगी, लेकिन उन्होंने पार्टी को छोड़ने से इनकार किया, वो पार्टी नहीं छोड़ी। और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी और वो अब तक पार्टी में हैं, तो वो है। लेकिन जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं पार्टी में, मुख्तलिफ ग्रुप बने हुए हैं, वो बहरहाल एक उनकी दौड़ है कि कौन लीडरशिप के ज़्यादा करीब होता है। वकील ज़्यादा कामयाब होते हैं, ऐसे भी तो थे ना जो वकील जब बुरे हालात थे तो मुल्क में थे ही नहीं या रहे नहीं रहे थे। क्विकली मौलाना साहब इसका भी तज़किरा कर दीजिएगा। मौलाना साहब जो हैं, मुझे नहीं लगता है कि महमूद खान अचकज़ई की, इसलिए कि बलूचिस्तान में उनकी सीटें जो है महमूद खान अचकज़ई ले जाते हैं और खैबर पख्तूनख्वा में PTI ले जाती है, दोनों के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं। मौलाना का ये इत्तेहाद मुझे चलने का नहीं लग रहा है कि ये इनके साथ इत्तेहाद भी करेंगे और चलेंगे भी, मुझे ऐसा कम लग रहा है। लेकिन ये कि उनके पास अब ग्राउंड कोई नहीं रहा है। डरा इस्माइल, अगर चमन भी चला जाता है, फर्ज कर रहे हैं अगर चमन भी चला जाता है, और चमन रिवायती तौर पर जो है वो पश्तूनख्वा मिलिया में पार्टी का है और रहा है माजी में भी, और यही पार्टी, उसका नाम पहले जो था वो नैब भी होता था, और अचकज़ई साहब का, इनके वालिद साहब अब्दुल समद खान अचकज़ई था, और तो वो कहलाती थी अपना नैब पख्तूनख्वा। तो वो जो है अगर एक साथ बैठते हैं मौलाना और मैं फिर कहता हूँ कि मुफ्ती महमूद के साहबजादे और खान अब्दुल समद खान अचकज़ई के साहबजादे अगर एक साथ बैठते हैं, एक जगह पर बैठते हैं, तो ये बड़ी बात होगी। लेकिन ये बड़ी बात चंद दिनों के लिए होगी। सही है, यानी आपको मुश्किल सूरत हाल लग रही है हवाले से। शाह साहब, आपकी जानिब बातें। एक तो ये जो एकदम से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ TV चैनल्स पे भी इंटरव्यूज़ भी सामने आ रहे हैं, अली ज़ैदी साहब का चेहरा, फवाद चौधरी साहब का चेहरा, इमरान इस्माइल, उनके ट्वीट सामने आ रहे हैं, शेख रशीद साहब वो भी अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तो ये चीज़ कि इनकी कबूलियत होनी चाहिए पार्टी में, क्योंकि पार्टी इस पर बड़ा एतराज़ उठा रही है। रऊफ हसन साहब कह रहे हैं पार्टी को डिवाइड करने के लिए आए हैं, सारे डाउट्स हैं। देखिए, दो इसमें इस चीज़ का मुस्बत पहलू भी और आप उसको कह रहे मनफी भी है। अब आया वाकई ये लोग जब छोड़ के जा रहे थे तो वो रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा रहे थे या खुशी खुशी से कर रहे थे? तो मतलब ये अब जाहिर बात है कि पार्टी लीडरशिप को देखना होगा कि कुछ लोग तो ऐसे थे जो बाद में वाकई बड़े दुख भरे इजहार के साथ कहते रहे कि हम बड़े दुख से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी होगी या वटेवर जो भी उनके एफिलिएशन थी, या उन्होंने लीडर को मुश्किल वक्त में छोड़ दिया, क्या वाकई लीडरशिप इसको एक्सेप्ट करेगी? ये तो जाहिर बात है कि पार्टी के बानी चेयरमैन और जो क़यादत है वो फैसला करेगी। लेकिन ये इंसानी नेचर का तकाजा है कि वो हमेशा एम्बिशियस रहता है, और आप देखते हैं कि अगर ऊपर से लीडरशिप हटती है, किसी इदारे को भी आप देखिए, तो ऊपर से टॉप की ब्रास हटती है तो नीचे लोग जो है वो कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं ऊपर आने की और लीडर बनने की। तो ये मेरे ख्याल में एक नेशनल प्रोसेस है जिसके हिसाब से जो है ना वो हर पार्टी के अंदर स्ट्रगल होगी अगर इस किस्म के हालात होंगे जब पार्टी लीडरशिप जेल में होगी। जैसे लगारी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी इंटैक्ट रही, उसकी लीडरशिप जेल में भी रही साल तक, लेकिन पार्टी का निज़ाम चलता रहा। लेकिन अब भी हम देख रहे हैं कि पार्टी जो है लिमिटेड हो गई है सिंध की हद तक, और बाकी जगहों पे आप पीपल्स पार्टी का वजूद जो है वो खत्म होता जा रहा है। अब यही हाल अगर तहरीक इंसाफ के अगर दो सूबों में वज़ीर आला हैं जी लगारी से मैं जनरल बात करें, लेकिन वो पीपल्स पार्टी जैसे कि हम कहते हैं सरदार भुट्टो साहब या बेनज़ीर भुट्टो साहब के ज़माने में थी, जबकि तमाम लोग एक यूनिट के तौर पे काम करते थे। मैं उस सेंस में पॉजिटिव बात करता, नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ। दूसरा देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल में अगर अब आप इथिक्स पे बात करें तो शायद इन लोगों को पार्टी के अंदर जगह नहीं मिलनी चाहिए और उनको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बुरे वक्त में आपको लोग छोड़ के भाग गए तो वो फौज या वो कमांडर जो आपको मैदान जंग में छोड़ के भागते हैं, मेरे ख्याल से किसी सूरत में माफी मैं अपनी जाती तौर से अगर मैं होता कैदी नंबर 804 की जगह पे, तो मेरे ख्याल से मैं एक नई पार्टी के साथ लेके चलता, चाहे वो जैसी भी हो। तो मेरे ख्याल में कल उन्होंने मैसेज कन्वे भी किया कि जो लोग पार्टी छोड़ के गए उनके लिए कोई वापस गुंजाइश नहीं होगी। क्या आप कल परवेज खटक साहब भी दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि मैं आना चाहता हूँ, या जहांगीर तरीन साहब कहेंगे कि मैं दोस्त था और मैं आपको हेलीकॉप्टर पे लेके फिरता रहा? ऐसा शायद मुश्किल ही हो। अब जो लोग इस वक्त पार्टी के अंदर वाकई एक डिवाइड तो नजर आ रहा है, क्योंकि हर शख्स जो है वो बानी चेयरमैन का बड़ा करीबी और राइट हैंड और सेकंड हैंड कमांड अपने आप को पोस्ट कर रहा है, जिससे ऑब्वियसली पार्टी को नुकसान भी हो रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि फ्यूचर क्या है पार्टी का, क्या वाकई दोबारा रिवाइवल हो सकती है, ये एक सवाल है। और क्या वाकई अगर
इमरान खान नहीं होता या जो पार्टी की कमांड है वो इस तरह नहीं होती तो क्या पार्टी इंटैक्ट रहेगी और वो आगे चलती रहेगी? ये मेरे ख्याल में वक्त के साथ इसका अंदाजा होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि बानी पीटीआई के अलावा तहरीक इंसाफ की अपनी कोई रिकग्निशन मेरे ख्याल से या इन लीडर्स की होगी। बेशक यास्मीन राशिद साहिबा वो लीडर जो कि जेलों में जिन्होंने सख्तियां बर्दाश्त की वो मैटर करते होंगे। दूसरा आपने शायद मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी बात करी थी कि उनकी जो आपस में क्या मामला होगा। मैं ही समझता हूँ इस वक्त देखा जाए तो मौलाना साहब जो है इररेलेवेंट इस लिहाज से हो गए कि हुकूमत उनको किसी तरीके से स्पेस नहीं दे रही और उनसे कोई बातचीत भी नहीं करी। तो मेरे ख्याल में मौलाना साहब अपनी सियासत बचाने के लिए किसी भी साइड पे जाके बैठ सकते हैं, वो भी अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए, चाहे वो किसी स्ट्रगल मूवमेंट के हिसाब से होगा या इस मुल्क के अंदर कोई इस हुकूमत को हटाने के हिसाब से होगा। मेरे ख्याल से क्योंकि उनके पास कोई चॉइस है नहीं तो शायद हो सकता है कि वो अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर कोई तहरीक चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है हमाद, आपके सामने ये सवाल एक आता है, जिस तरह से अभी पीटीआई जलसे करने जा रही है अपनी तहरीक के हवाले से कहा जा रहा है, किस तरह से जब आप पार्टी में यकजहती नहीं होगी, हमारे सामने है सिचुएशन पार्टी की, आप अपनी तहरीक को कामयाब कैसे बनाएंगे? और दूसरी चीज़ ये, फवाद चौधरी साहब बार बार ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा पॉलिसी के तहत अगले 13 माह में भी बानी पीटीआई बाहर आने वाले नहीं हैं, तो वो इस क़यादत पर सवाल उठा रहे हैं। क्या ये जो अब राब्ते कर रहे हैं इनमें इतनी ये कैपेबिलिटी है कि ये सिचुएशन को कुछ चेंज कर सकें, बेहतरी ला सकें? कि पार्टी क़यादत पे तो बहुत मुखालफत रही है, पहले बाहर से बैरूनी मुखालफत थी, अब अंदरूनी मुखालफत हो रही है। ये मुखालफत अगर ये लोग एक दूसरे पे कर रहे हैं तो उम्मीद रखनी चाहिए और उनसे भी गुजारिश करनी चाहिए कि ये मुखालफत पर्सनल लेवल पे किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। पॉलिसी के ऊपर आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। इस शो में भी मैंने पहले भी कई बार बात कही है, तो तमाम पैनलिस्ट बाकी लोग भी पार्टी पॉलिसी के ऊपर काफ़ी इख्तलाफात करते रहे। ख़ास तौर पर अगर आप मखसूस नशिस्तों का मामला देखें तो वहाँ पर जो पार्टी पॉलिसी नज़र आई है वो एक सवालिया निशान है, हर कोई उसके बारे में पूछ रहा है। मुझे याद पड़ता है तकरीबन जनवरी में मिड जनवरी में एक शो था जिसके ऊपर मेरे साथ पीटीआई की लीडरशिप भी मौजूद थी। वहाँ पर मैंने अपनी नाक़िस अकल के मुताबिक जो मुझे सही लगता था मैंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली बयान किया और उनको बताया कि पार्टी इन्वेस्टमेंट एक अलहदा चीज़ है, पार्टी सिंबल एक अलहदा चीज़ है। पार्टी सिंबल छिन जाने का मकसद ये नहीं है कि आपकी पार्टी डीलिस्ट हो चुकी है, उसकी इनलिस्टमेंट बरकरार है। ये जो कॉमन सिंबल है ये सिर्फ एक एडिशनल बेनिफिट था जो पार्टी से ले लिया गया इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना होने की सूरत में। अब वो एक अलग बहस है कि हुए नहीं हुए या जो भी है, बट यू हैव टू फाइट विद व्हाट यू हैव। उस वक्त सिचुएशन ये थी कि वो उस इलेक्शन को डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये दुरुस्त नहीं हुए, लिहाजा सिंबल को छीन लिया गया था। अब आगे की पॉलिसी उसके मुताबिक, तो पार्टी इन्वेस्टमेंट को क्लियर करके साथ ही मैंने ये जिक्र भी किया कि रूल नंबर 94 की तैयारी आप लोगों को कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसी बन सकती है जिसका आपको कल को नुकसान हो सकता है। आपको जानकर बड़ा हैरानगी होगी कि जो पार्टी के लीडर वहां बैठे हुए थे उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली ये कहा कि हमें ज़रूरत ही नहीं होगी जनरल हमें रिजर्व सीट्स की ज़रूरत ही नहीं होगी, हम क्लीन स्वीप वैसे ही कर रहे हैं, तो 5-10 सीटें अगर हमें ना भी मिली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस हाई हेडेडनेस के साथ, इस पॉलिसी के साथ अगर आप चलेंगे तो सवालात उठेंगे। मौलाना साहब की तरफ भी अगर आप देखिए तो शायद लगता है यही पॉलिसी नज़र आ रही है। करंट पार्टी को यह रियलाइज नहीं हो रहा कि उनको जब तक बाकी तमाम लोगों को वो ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, साथ लेकर नहीं चलेंगे, तो तहफ़्फ़ुज़ आइन की मूवमेंट जो उन्होंने स्टार्ट की है उसका नतीजा आपके सामने है। जब तक वो लोग तमाम लोग इकट्ठे होकर प्रेशर नहीं डालेंगे हुकूमत पे या एस्टैब्लिशमेंट पे भी फॉर दैट मैटर, वो आपको उसका कोई नतीजा सामने नजर नहीं आएगा। ऐसी चीज़ों के ऊपर सवालात उठते हैं। हमारे मुल्क में सवाल करने वाला वो किसी भी मैं हमेशा कहता हूं किसी भी फोरम पे हो उसको वो बुरा समझा जाता है, दुश्मन समझा जाता है, नापसंद किया जाता है। तो इस पसंद नापसंद का जो बोझ है वो पार्टी उठा रही है। दूसरी एक आखिरी बात मैं करता चलूं, तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। जो सीनियर मेंबरशिप पहले रही है पार्टी की, जो सीनियर लीडर्स थे जिनको एक्सपीरियंस्ड है, उनको अगर आप साथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो सीनियर लीडरान जो पहले थे अगर उन्होंने मुश्किल हालात का सामना भी किया है तो भी इस वक्त पशे पुस्त डाला हुआ है उनको, या फिर जो लोग वक्ती तौर पर हालात का मुकाबला नहीं कर सके उनको भी आने नहीं दिया जा रहा। ये ब्लैंकेट पॉलिसी नहीं लाई जा सकती किसी भी इदारे को चलने के लिए। उनका भी तभी वो कह रहे हैं कि केस टू केस हम देखेंगे कि किसको हमने इंडक्ट करना है पार्टी में, दोबारा किसको वापस लेना है।
देखिए केस टू केस ही देखा जा सकता है। फयाजुल हसन चौहान साहब का केस फवाद चौधरी के जैसा नहीं ट्रीट किया जा सकता। जिस बंदे ने अगर एक पार्टी बना ली, तरीन साहब की बात हुई थी, वो खुलकर सामने आ गए, और दूसरी तरफ फवाद चौधरी जैसे लोग हैं जो कि ना किसी और पार्टी में अगर गए भी तो जिन हालात और जितने घंटों के लिए गए वो सबको पता है। तो वो तमाम चीजें आप यू कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, उसको नहीं किया जा सकता। आखिरी एक बात मैं करता जाऊं जो मैं कंप्लीट करना चाह रहा था कि तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होगा अगर हम कहीं और की बात ना करें, इस शो में भी बात करें। मेरे तो तमाम सीनियर्स हैं, लेकिन अगर आप इस शो से लगारी साहब को रिप्लेस करना चाहेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढने में आपको पता चल जाएगा। इसकी निस्बत अगर आप मुझ जैसे को चेंज करना चाहेंगे, रिप्लेस करना चाहेंगे, तो आपको 10 लोग और मिल जाएंगे। बात आप नहीं, मैं बहुत कुछ भी नहीं हूँ, बात क्या बात, आप बहुत ब्रिलियंट हैं। नहीं सर, आपकी सियासी बसीरत तमाम लोगों की मुझसे तो बहुत बेहतर है, हम आपसे सीखते हैं। एहतशाम साहब, आपकी जानिब आती हूँ। एक तो पहले पार्टी डिवीजन की आपको क्या को रीज़न, क्योंकि इस सिचुएशन में जब एक पार्टी ऑलरेडी एक मुश्किल हालात में है, तो क्या पार्टी के मेंबरान को समझ नहीं आ रही कि ये डिवीजन होना, ये लड़ाई झगड़े, ये बयानात इनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, और इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? पहले तो थैंक यू, आप ना आपको ख्याल आ गया कि मैं भी बैठा हुआ हूँ, तो 2-3 चीज़ें हैं। बिल्कुल जी जी ज़रूर। चले ठीक है, मैं ऐसे लाइटर नोट पे बात कर रहा हूँ। देखिए, अभी लगारी साहब ने भी जिक्र किया और जाहिद शाह ने भी जिक्र किया जहांगीर तरीन का। तो जहांगीर तरीन से मैं एक बात आपको बताऊँ कि पंजाब गवर्नमेंट उन पर इतनी मेहरबान है कि आज लेटेस्ट मुझे पता चला है कि एक्सपोर्ट का चीनी का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनको देने का फैसला हो गया। तो ये होता है कि जब लॉयल्टी चेंज करते हैं तो रिवार्ड भी मिलता है, ठीक है ना। अब आ जाए पार्टी के अंदर। देखिए, हम ना जिस तरह की धड़ेबंदी और तकसीम इस वक्त संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गई है पीटीआई के अंदर, ये एक वाकई सब के लिए जिसको कहते हैं कि परेशानी का बायस है। और मेरे लिए सारे धड़ेबंदी में एक नई चीज़ है और जिसका मेरा ख्याल है जिक्र नहीं है, उसका जिक्र करना ज़रूरी है कि कल बानी पीटीआई से जो सवालात पूछे गए उनमें 3 लोग जो आपने देखा कि अब वो लोग जो छोड़ के चले गए थे, फवाद चौधरी, अली जैदी और इमरान इस्माइल, बिल्कुल उनसे जब सवाल पूछा गया, पहले तो उन्होंने कहा कि जी छोड़ के चले गए हैं, जो तकलीफ़ में थे, परेशानी में थे, उनका मामला लहदा है, जिन्होंने जाके ओहदे ले लिए किसी जगह, एक दिन भी जेल में नहीं गए, उनके साथ मामला होगा। इन तीनों के बारे में उन्होंने बार बार सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनका फ़ैसला मैं जब रिहा होकर बाहर आ जाऊँगा तो फिर फ़ैसला करूँगा। अब जो इत्तलात अंदर से आ रही हैं, जो मैं आपको ख़बर दे सकता हूँ आमना, वो ये है कि उनको एहसास हो रहा है कि असल सियासी लोग ये हैं, इनके ज़रिए मुझे ऑपरेट करना होगा तो मेरे लिए रिहाई भी और मेरी पार्टी के लिए कुछ मामला बेहतर निकल सकता है। क्योंकि आप देख लें जिस तरह की चपकलिश, जिस तरह के डिफरेंसेस आप देख लें पार्टी के अंदर, चाहे वो इनका वकला का ग्रुप हो, चाहे वो लोग हों जो टेक्नोक्रेट हैं, जिस तरह रऊफ़ हसन साहब हैं और लोग हैं, उन्हें लग रहा है कि मामला, क्योंकि ये भी बानी पीटीआई के कानों तक आमना ये भी बात पहुंच रही है कि ये कुछ लोग मुझे चाहते हैं कि मैं अंदर रहूँ या अपनी लीडी चमकाते रहें। और फिर वो फवाद चौधरी की बात तो मैं थोड़ा सा वजन तो लगता है ना कि इनमें से कोई एक बंदा भी है कि जो अभी तक सिचुएशन एग्जैक्टली चेंज नहीं हुई और वो नहीं हुई ना। और हामिद खान साहब के बारे में बार बार कहते हैं जब दिल चाहता ऑस्ट्रेलिया अपने चले जाते हैं फार्म हाउस देखने के लिए। फवाद अपने रऊफ़ हसन हो, अली जैदी हो, अली ज़फ़र हो, बाकी लोग हों, मतलब अपेरेंटली तो लगता है ना ऑन द फेस ऑफ इट कि भाई ये क्यों जेलों में नहीं गए, इनके खिलाफ सब कुछ क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले आपको याद होगा शेर अफजल मरवत के बारे में हमने ये बातें हुई थी कि वो कंप्रोमाइज़ आदमी है, वो इस्टेब्लिशमेंट की लाइन लेते हैं और बाद में फिर जिस तरीके से आपने देखा इस हद तक बानी पीटीआई एतमाद करते थे कि उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी नामजद कर दिया, फिर वो उनको सॉरी करके उन्होंने वापस लिया, फिर वो बाहर चले गए। अब आप देख लें कि आज बाय द वे इसका भी फैसला शेख वकास अकरम साहब को उन्होंने, बल्कि अच्छी बात आज थोड़ी सी यही हुई है कि वो जो चीफ व्हिप हैं इनके डोगर साहब पीटीआई के, आमिर डोगर, उन्होंने मुलाकात की है हुकूमती लोगों से और ये बात हुई है कि जी उनको पीआईसी का चेयरमैन बनाया जाएगा। तो हम ना इस वक्त जो सूरत हाल जिस तरफ जा रही है ना, उसमें तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि इस डिवाइड से पीटीआई को एक ज़बरदस्त नुकसान हुआ। शायद जिस तरह लगारी साहब ने बताया, देखें पहली जो पार्टियाँ जिन्होंने बनाई थी, चाहे जदोई साहब से अपनी पार्टी बनाई, मौलाना साहब ने अपनी बनाई, इनमें से जो पार्टियाँ कोई किसी ने नहीं बनाई, जो छोड़ के चले गए वो इस्तेकाम पार्टी है, वो ख़त्म हो गई। अब ये लोग थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये वो लोग हैं जो बानी पीटीआई को फ़ायदा भी पहुँचा सकते हैं और नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि नुकसान ज़्यादा हुआ है, चाहे ये कोर कमेटी हो, चाहे पॉलिटिकल कमेटी हो, इनके अपने इख्तलाफात रहे। फिर आपने देखा कि जिस तरीके से उमर अयूब
बड़ी उनकी खिदमात हैं। आप भले कहें कि जी मुशर्रफ के साथ थे, क्यू लीग में थे, PMLN में थे, लेकिन इस दफ़ा जितनी उन्होंने मार खाई शायद किसी ने नहीं बानी PTI ने ये बानी PTI का फैसला था उनको हटाने का। हाँ, तारीफ उनको हटाने का बानी PTI ने फैसला किया, फिर कोर कमेटी खड़ी होगी और कहा जाता है लोग जाके उन्होंने बताया बानी PTI को कभी इनको मत हटाए, तो वो उनका फैसला होगा नहीं हटाया जाएगा, वापस ले लिया फैसला। अब सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, अब ये जलसे जुलूस की सर वन लाइनर मैं आंसर चाहूंगी क्योंकि हमने ब्रेक की जानिब जाना है। महमूद खान अचकज़ई के अंदर काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे मौलाना फजल रहमान साहब अगर मामला आगे बढ़ते हैं? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब नहीं होंगे। उनका ऑन रिकॉर्ड जो कल का एक स्टेटमेंट आया है ना, उन्होंने बड़ा जिद होकर कहा है कि इनके अंदर क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कुछ खबरें जब आपने देखा, पहले इन्होंने कहा अपने सुन्नी इत्तेहाद की चेयरमैन हामिद रजा, उन्होंने कहा जी सवाल ही नहीं पैदा होता, मौलाना साहब से हमारी कोई बात नहीं हो सकती। 2 दिन के बाद उन्होंने कहा बात हो सकती है, फिर रऊफ हसन ने कहा कि नहीं बात हो सकती, कल फिर कहा जाता है कि जी बानी PTI के पास कुछ लोग हैं तो बात हो सकती है। मौलाना साहब ने कहा कि इनके अंदर अपनी क्लैरिटी नहीं है, वो उनके साथ जाके बैठ जाएंगे, बात करेंगे, लेकिन इनके साथ जलसे जुलूस करने में इनके साथ तहरीक का वो हिस्सा नहीं बनने जा रहे। जी चलें, राइट, आपका इस हवाले से टेक आ चुका है। एक ब्रेक के बाद कुछ मुआशी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान IMF से 8 से 10 अरब डॉलर्स कर्ज लेने का ख्वाह है, इसीलिए हुकूमत ने अवाम की परवाह न किए बगैर IMF की मर्जी के ऐन मुताबिक बजट बनाया, मगर आलमी मालियाती इदारा ताहाल खुश नहीं दिखाई दे रहा और उसने डू मोर का मुतालबा करते हुए बिजली की कीमत 5 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। IMF के आगे बेबस हुकूमत की जानिब से ये मुतालबा भी जल्द पूरा किए जाने का इम्कान है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने वफाकी वजारतों और ज़ैली इदारों में 346 आसामियों पर भर्ती की इजाज़त दे दी है, जिससे हम कई अफराद को रोज़गार तो मिलता हुआ देख रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात में जब ख़जाने वैसे ही खाली हैं, ऐसे में मज़ीद सरकारी नौकरियां ख़जाने पर बोझ भी बन सकती हैं। अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं कि IMF के बढ़ते मुतालबात आवाम के लिए कितने संगीन हो सकते हैं आने वाले दिन, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जो बिजली के बिल आ रहे हैं और जिस तरह से आवाम दुहाइयाँ दे रहे हैं, हर दूसरा बंदा इस वक्त सोशल मीडिया पर बिजली के बिल के साथ हाजिर है, और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि उनको याद भी दिलाया जा रहा है जिन हुक्मरानों ने ये 200-300 यूनिट बिजली फ्री के वादे किए थे, कहाँ गए वो वादे? क्योंकि जब आपको पता था कि आपने IMF प्रोग्राम में जाना है तो आप ये वादे पूरे नहीं कर सकते, तो फिर ज़रूरत क्या थी कमिटमेंट करने की? एहतशाम साहब, देखिए, हम ना जो आज इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हलकों में जो बात की जा रही है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपके लिए ख़बर की भी हैसियत रखती है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो है ना, वो दबे अल्फाज में वो गिला शिकवा करते फिर रहे हैं कि भाई वज़ीर, मुझे आप लेके आए बाहर से, मैं लाखों डॉलर की नौकरी छोड़ के आया हूँ, बहुत प्रोमिनेंट रिनाउंड वो बैंकर हैं, तो मुझे आके कहा गया था कि जी आपको पूरा का पूरा मौका दिया जाएगा और कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो आज जिस तरीके से ये बात हो रही है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद सागदार साहब को सारा का सारा इकोनॉमिक प्लानिंग बजट की ये उनके जरिए करवाएगी, लेकिन एहतशाम साहब सबसे बड़ी बात इंटरेस्टिंगली मैसेंजर ऑफ बैड न्यूज़ उन्हीं को बना दिया, मतलब फेस तो वही है ना, उनको बनाया। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हैं, यही बनाया। और ECC की आप देखें जो हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं, ये काम जो है ना वो डार साहब ने अपने हाथ में ले लिया, निजकारी कमेटी की चेयरमैनशिप अपने हाथ में ले ली, और बहुत सारी चीज़ें। वो कहा जा रहा है कि असल बंदे नवाज साहब के वो हैं और वो टफ टाइम दे रहे हैं बैठ के, किसको? शहबाज शरीफ साहब को। और शहबाज शरीफ साहब गिला शिकवा जब उनसे होता है तो उनसे को और पिंडी वाले शिकवा कर रहे होते हैं कि भाई आपको बिठाया गया है कुछ काम करने के लिए, आप इनके ज़रिए काम करवाएं औरंगजेब साहब के ज़रिए। देखिए, हम ना जो एक और बहुत बड़ी, इसको क्यों कहा जा रहा है कि बदतरीन पाकिस्तान की तारीख का बजट है, मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। लगारी साहब अगर मैं इफ़ आई एम रॉन्ग मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि बजट के फ़ौरन बाद गैस की, बिजली की और पेट्रोल की प्राइसेस कभी बढ़ी हों, इन्होंने फ़ौरन बढ़ाई, और उसके बाद फिर आप जिस तरह आपने जिक्र किया कि 10 रुपये बिजली की फिर बढ़ाने की बात हो रही। तो देखें, ये इस कोलैप्सिंग इकॉनमी में जिसके बारे में कहा जाए परपेचुअल नीचे आ रही है और ब्रोकन इकॉनमी है, किसी को समझ नहीं आ रहा है, कोई इंसेंटिव रहा ही नहीं है कि बाहर का आदमी कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा आके। और ये आप देख लें जिस तरीके से बज़ाहिर वो अमेरिका जिसके बारे में कहा जाता है कि लाख हमारे दुश्मन कहे ने, 82 बिलियन डॉलर उन्होंने जब से पाकिस्तान बना है उनको उन्होंने ग्रांट्स दी है, और ये 32 बिलियन डॉलर वार और टेरर में उनको दिया है। जबकि आप देख लें चाइना, सऊदी अरब और UAE जो पैसा पार करते हैं अपने स्टेट बैंक में, वो जनाब 2 से 4% इंटरेस्ट रेट लेते हैं। एक डेली की हमारे साथ वो
जिसको कहते हैं रियायत नहीं कर रहे, और वो IMF की वजह से उन्होंने शर्त लगा दी है कि भाई पहले IMF के बजट पे आप अमल दरामद करेंगे तो हम आप यहाँ और असामियाँ बढ़ाई जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स बढ़ाई जा रहे हैं जी, वो भी हम देख रहे हैं जी। वो जुल्म जो हो रहा है आमना, वो जो जुल्म हो रहा है जिस पे एहतजाज भी होगा, और मेरा ख्याल है बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस जमात इस्लामी के चीफ ने भी की है, वो तो मुसलसल वो कहते हैं आके बैठेंगे यहाँ पे और आप देख लें हमें कोई नहीं उठा सकता। देखिए बदकिस्मती आमना ये देखिए कि इन्होंने क्या जुल्म किया। इन्होंने जुल्म ये किया कि इन्होंने हमेशा ये बाहर से पैसा लेके ये तनख्वाहें दिया करते थे, इस दफ़ा आप बाहर से भी पैसा लेना है और साथ साथ ये कर रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए आपकी और मेरी प्राइवेट सेक्टर के लोगों से इन्होंने उनको रोन डाला ले। बाय द वे मैं बताऊँ आमना कि इस वक्त जो असेसमेंट हुई है ना लेटेस्ट, वो जो तजियाकार हैं इकानमी को समझते हैं, वो कहते हैं कि पहले आमना मैं लगारी साहब और बाकी लोग जो नौकरी करने वाले थे ना, वो 12 महीने में 1 महीने की सैलरी उनकी जाती थी टैक्स में। अब वो नई असेसमेंट बता रही है इस बजट के बाद 3 महीने की सैलरी जो है ना वो आपकी जाएगी टैक्सों में, यानी 12 महीने आप काम करेंगी और 9 महीने की आपको तनख्वाह मिलेगी। तो ये इसलिए कि सारा का सारा बोझ डाल दिया है। और जिस तरीके से कंफ्यूज आपको फाइनेंस मिनिस्टर नजर आते हैं, माजत खान लहजा कि जी सॉरी मैं कुछ नहीं कर सका, सवाल यह है कि उनसे करवाया गया, उनको बुला के, मुझे तो सही लग रहा है, कुछ खबरें भी हैं कि उनको जितना एम्बैरस करवाया गया सब कुछ करने के बाद अब लोग कह रहे हैं कि एक्सपोर्टर पे 2200 आइटम पे टैक्स ड्यूटी बढ़ाने के बाद वो कहते हैं ये जो ख्वाब था कि आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है कभी भी नहीं बढ़ेगी। और दूसरा ये आप देखें जो आपके महरूम तबके हैं उनके लिए एक ढेले की कोई इंसेंटिव नहीं है। और आमना जो अब इसके बाद तबाही आ रही है, महंगाई की तबाही आ रही है, वो आप सोच नहीं सकती कि लोगों को कितनी परेशान करेगी। ठीक है हमाद, ये IMF ने तो नहीं इस गवर्नमेंट को कहा था कि आप एलोकेट करें 600 बिलियन का, ये जो हम देख रहे हैं रुपए का फंड्स MNAs के लिए, और फिर ये सरकारी असामियाँ जो निकाली जा रही हैं, एक जानिब आप एक्सपेंडिचर्स अपने बढ़ाई जा रहे हैं जो कि IMF आप कह रहे हैं कि उसकी कोलैबोरेशन से ये बजट बना है, उसकी जानिब से नहीं कहा गया, लेकिन आपने जब बिजली बढ़ानी है, पेट्रोल बढ़ाना है या कुछ भी बढ़ता है तो वो कहते हैं जी IMF ने की ये शराइत है उनको पूरा करना है। देखिए हमारी हुकूमतों को किसी न किसी का कंधा तो चाहिए होता है बंदूक चलाने के लिए। इस वक्त हमें IMF का मिला हुआ है, हमें किफ़ायत शारी का पता ही नहीं है कि वो किस चिड़िया का नाम है। एक तरफ हमें बताया जाता है कि इदारों को जम किया जा रहा है या इदारों को ख़त्म किया जा रहा है या इदारों को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, और कहा जाता है इसलिए किया जा रहा है कि उनके वो नुकसान में जा रहे हैं। जब आप उस नुकसान को देखना चाहते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, तो आपको पता चलता है कि उसके अखराजात ज़रूरत से ज़्यादा हैं, जिसकी एक बड़ी वजह यह होती है कि वो ओवर स्टाफ्ड होते हैं तमाम डिपार्टमेंट्स। PIA की सिविल एविएशन की मिसाल हमारे सामने है। अपने वोट बैंक्स को पुख्ता करने के लिए वहाँ हमेशा भर्तियां की गई हैं, और जब वो भर्तियां ख़त्म हो जाती हैं और हुकूमत चली जाती है तो वो लोग जिनकी भर्तियां हुई होती हैं वो अपने दफातर की बजाय अदालतों में ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि उन लोगों को बाद में निकाला भी उसी तरतीब से जाता है। हमारे यहाँ वोटर को कन्विंस करने का तरीका यही है, या तो उसकी सड़क बना दो या उसको नौकरी दे दो। उसको रोटी कपड़ा मकान से आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया, उसको तालीम के बारे में नहीं बताया गया, इनफरादी सोच के बारे में नहीं बताया गया, उसको खुद मुख्तारी के बारे में नहीं बताया गया ताकि वो सवालात ना कर सके। और दूसरी बात, ये जो तनख्वाह की बात हो रही है, हमारे अक्सर वज़रा भी कहते हैं कि हम बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। मुझे तो उन लोगों से ज़्यादा खौफ आता है कि जो बगैर किसी मुआवजे और बगैर किसी उजरत के काम कर रहे हैं। समझ नहीं आती कि आखिर वो किस लिए कर रहे हैं। तमाम काबीना कोई मरात नहीं ले रही, कोई तनख्वाह नहीं ले रही, उन्होंने कल ये दावा किया, कल ही जी मरात नहीं ले रहे होंगे, लेकिन अभी भी जो वो ताजिकिस्तान के दौरे पे हैं वो चार्टर्ड तैयारे में है, तो उसके अखराजात कौन दे रहा है? इसी तरीके से सरकारी बाबू जितने भी हैं उनकी तनख्वाह अलहदा होती है और उनके मरात अलहदा होते हैं, वो सैलरी स्लिप में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे होते। मेरी नज़र से एक रिपोर्ट गुजरी थी जिसमें लिखा गया, जिसमें बड़ी तरतीब से बताया गया था कि 1 से 4 ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं उनके जो मरात हैं, जो पहली जो सैलरी स्लिप में माहाना शो नहीं होते, वो 20 मिलियन तक हैं। 5 से 16 ग्रेड के जो लोग हैं उनकी जो मराहत हैं वो 40 मिलियन तक महाना की हैं। इस तरीके से जो 17 से ऊपर ग्रेड के बाबू हैं उनकी जो मराहत हैं वो 470 मिलियन की मराहत हैं, जो कि उनकी सैलरी स्लिप में नहीं आती। और ये वो बेनिफिट्स हैं जो उनमें से कई बेनिफिट्स उनको उनकी सर्विस के बाद तक मिलते रहते हैं। इसी रिपोर्ट में यह जिक्र किया गया था कि 1 से 4 ग्रेड के जो लोग हैं जो 39 ईयर्स अगर ऑन एवरेज सर्विस कर रहे हैं तो उनकी फाइनेंशियल लायबिलिटी हुकूमत को 53 ईयर्स तक निभानी पड़ती है। इसी तरीके से जो 5 से 16 के लोग हैं, 5 से 16 ग्रेड के लोग हैं, अगर वो मेरे सामने लिखा भी हुआ 32 ईयर्स तक सर्विस कर रहे हैं तो वो 47 ईयर्स तक उनकी फाइनेंशियल लायबिलिटी हुकूमत उठाती है। 17 से ऊपर वाले अगर 29 ईयर्स तक सर्विस करते हैं तो उनकी फाइनेंशियल लायबिलिटी जो हुकूमत को उठानी पड़ती है वो 44 ईयर्स तक है। तो सिर्फ और सिर्फ तनख्वाहें नहीं होती, इसके अलावा भी बड़े मराहत हैं जो इनको मिल रहे होते हैं, जो टैक्स पेयर के पास से जाते हैं। अब हुकूमत ने एक ज़हन बना लिया है कि एक तो हमारे पास जरिया सिर्फ टैक्स है, रेवेन्यू कलेक्शन का, और उन्होंने इस चीज़ पे पुख्ता ईमान लिया है कि उनकी अवाम चोर है,
इसलिए बिजली के बिल बढ़ाई जाओ, वो जिस हद तक बढ़ा सकते हो बढ़ाते रहो, वहां से ही इनको पीसते रहो। अब हो ये रहा है कि हर आदमी जो बिल दे रहा है वो 3 गुना बिल दे रहा है। एक तो वो अपनी कंजम्पशन का बिल दे रहा है, दूसरा वो उस लाइन लॉसेस का बिल दे रहा है जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से या बिजली चोरी होने की वजह से हो रहा है, और तीसरा वो उस सरकारी बाबू का बिल भी दे रहा है जिसको मराहत मिली हुई है, जिसको फ्री यूनिट्स दिए जा रहे हैं। जी ठीक है शाह साहब, इन शाह खर्चियों के साथ कब तक मामला चलाएंगे हम, कैसे मामला चलेंगे? और आपके सामने बिजली के जो बिल इस वक्त आ रहे हैं, सबकी चीखें निकल रही हैं इस पे। तो देखिए, एक तो हम जब भी सुनते हैं एक लाइन लॉसेस की कहानी आती है, ये शायद सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में है, उसके बाद फिर बलूचिस्तान में, फिर कराची में, सिंध में, फिर पंजाब में सबसे कम लाइन लॉसेज हैं। मैं तो हैरान हूँ, इस वक्त भी मैं देख रहा हूँ पसीने आ रहे हैं और देख रहे होंगे, और मेरे ख्याल में बिजली यहाँ 16-18 घंटे नहीं होती पेशावर जैसे शहर में। गैस आपकी सुबह से लेके सिर्फ 2 घंटे के लिए गैस आती है सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में, और उस वक्त के लिए जब आप खाना पका सकते। तो मुझे ये बताइएगा कि एक पूरे इतने बड़े शहर में जहाँ मतलब एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ अगर एनर्जी क्राइसिस का ये हाल है तो बाकी आप क्या सोच सकते हैं? आपने जो बात की, देखें आप कल आप कह रहे थे कि आप स्टील मिल को जो है ना वो शायद हैंड ओवर करें सिंध गवर्नमेंट के, क्योंकि 4,500 एम्प्लॉइज है और उनकी लाइबिलिटीज और उनकी तनख्वाहें तकरीबन अरबों में बनती है। फिर आप देख लें PIA के हालात क्या है। PIA के अंदर भी आपके इतने एम्प्लॉइज हैं जितने के शायद जो PIA वाले जो है ना वो मुसाफिर लेके नहीं जाते। रेलवे का आप अवसर देख लें, क्योंकि ये रेलवे आपको अरबों रुपए का जो है वो खसारा आपका कम कर सकता था अगर आप प्रॉपर्ली स्ट्रीमलाइन करते। अंग्रेज के जमाने से जो है वो रेलवे ट्रैक लंडी कोतल और अफगान बॉर्डर तक गया हुआ, लेकिन आप हमेशा से ट्रांसपोर्ट माफिया, चाहे वो पीपल्स पार्टी का था, कि ANP का था, कि PMLN का था, वो मिल के मुल्क को लूटते रहे। और आप जो है वो इवन नेटो की जो सप्लाईज थी वो भी इनके प्राइवेट कंट्रैक्टर्स करते हैं, जिनमें बड़े बड़े अभी सरकर्दा लीडर्स हैं। कुछ जरदारी साहब के बड़े करीब है, कुछ नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब है, और अब मेरे ख्याल में जो नई हमारी पार्टी भी है इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्टर्स और इन्वेस्टर हैं जो कैसे फायदा उठा रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में मुफ्त पेट्रोल और मुफ्त बिजली वाले जो लोग हैं ना, उनका शायद अब एहतसाब होना चाहिए। जब मेरे ख्याल में लोग शुरू हो जाएंगे, जैसे कि शाह साहब ने कहा कि 3 तनख्वाहें अगर हम टैक्स में देंगे, और हम कितना टैक्स देंगे? मेरे ख्याल में कोई जो चीनी माफिया का आदमी है, आटे माफिया का आदमी है, उससे कोई टैक्स नहीं देना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका अगर मुल्क का साबका प्राइम मिनिस्टर 50,000 टैक्स देता है, तो इतना तो मेरे ख्याल में लगारी साहब और एहतिशाम साहब महीने का टैक्स देते होंगे। तब सोचना ये होगा कि आपने करना क्या है। और दूसरा, IMF मेरे ख्याल में वो इसलिए नहीं आया कि वो हमारी इकोनॉमी को खड़ा करेगा, वो तो आपको उस लेज पे लेके जा रहे हैं कि आपके पास तमाम, आज देखिए स्टील मिल की बात हो रही है, PIA की बात हो रही है, और मुझे तो खदशा है कि 2 साल बाद आप कहें कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करें। और शायद ये एक स्ट्रेटेजी है। और अमेरिका की जो हम बात करें तो अमेरिका बड़ा अच्छा है। अमेरिका ने परारी जंग हमारे से लड़वाई और हमारी खरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया, हमें हमारी इकोनॉमी को बर्बाद किया। आज हम उसकी जंग लड़ने के बाद जो सड़क पे बैठे हुए दोबारा भीख मांग रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जितनी ताकतें हैं उनको कोई दिलचस्पी नहीं, ना वर्ल्ड बैंक को, ना आपको चाइना से कोई दिलचस्पी रखता है, ना सऊदी अरेबिया रखता है, ना ईरान रखता है, ना तुर्की रखता है। उनके अपने इंटरेस्ट है, हम अपने इंटरेस्ट को कब देखेंगे ये एक सवाल है। और अपने मफादात को देखना चाहिए। होंगे मेरे ख्याल में हालात ऐसे ही होंगे, मुश्किल हालात रहेंगे। लगारे साहब, एहसान साहब ने कहा कि 3 महीने की तनख्वाह टैक्स में चली जाती है। अच्छा, बाकी 3 महीने की तनख्वाह जो है बिजली के बिलों में जाएगी। अब तो ये फिर 3 महीने की तनख्वाह जो है वो आप पेट्रोल में भर देते हैं। फिर बाकी जो 3 महीने बच गए वो महंगाई की नज़र हो गए, आपके पास बचता तो 1 पैसा भी नहीं है। चाहे आप कहेंगे जी मेरी तनख्वाह बहुत ठीक ठाक है, तो ठीक ठाक तनख्वाह का क्या होगा? बात यह है कि आज की खबर है, ये आज की, शायद अखबारों में कल छपेगी। पंजाब गवर्नमेंट 20, 21, 22 ग्रेड के अफसरों के लिए लग्जरी घर तामीर कर रही है, और इस बजट की एलोकेशन पर तामीरात शुरू कर दी गई हैं। आज 3रा दिन है, इस बजट को इन्फोर्स हुए 3रा दिन है, और उन इमारतों की तामीरात शुरू हो गई है। अच्छा, सरकारी इमारतें बेचकर, गिरवी रखकर कर्जे लिए जा रहे हैं, और फिर कर्जे लेकर ये सरकारी बंगले बनाए जा रहे हैं। एक एक बंगला जो है वो 100 मिलियन रुपए का पड़ रहा है। उसके अंदर लग्जरी घर होगा, वाटर टैंक होंगे, ट्यूबवेल होगा, प्रॉपर्टी ऑफिस होगा। एक एक बंगले में प्रॉपर्टी ऑफिस भी होगा, बस तनख्वाह नहीं लेंगे, और बाउंड्री वॉल होगी। तनख्वाह नहीं लेते हैं भाई, नहीं, ये तनख्वाह भी लेते हैं। ये तो अफसरों के लिए ना, 20, 21,
और 22 ग्रेड के अफसरान जो हैं, एक तो ये कि पहले हम सुना करते थे कि वफाक में सेक्रेटरी, इसके बाद तो ख़त्म हो जाता है ना कोई और लगारी साहब ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि ये ग्रेड 20-21 के लोग जो है ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से भी पैसे लेते हैं। मजे की बात यह है कि कहा गया है कि 1 साल 9 माह के अंदर अंदर ये बंगले मुकम्मल बन जाएंगे। कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। गालिब ने तो 1.5-2 सदी पहले कह दिया था, और इनको एहसास तक नहीं है कि किस बर्बादी की इनने बुनियाद रख दी है। मुझे अल्लाह माफ़ करे कि ये हुकूमत जो है, ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान को दिवालियापन से भी आगे ले जाएगी। जो उनके अपने रफ़का कह रहे हैं, जो अपने दोस्त कह रहे हैं ना डिक्लेयर करें ना डिक्लेयर करें, लेकिन इन्होंने और ये कि कोई ख्याल होता है ना, वो जो ख्वाजा साहब कहा करते थे ऐवान में, मैं मौजूद था उस दिन जिस दिन उन्होंने कहा था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। भाई कोई शर्म होती है। आप ये तो सोचें कि ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है जो कुछ आप शाह खर्चियाँ कर रहे हैं, जो आपने एलोकेशंस की हैं। ये जो अरकान असम्बली, वो अरकान असम्बली के अपने ही लोग ये कह रहे हैं कि इसमें से 50% तो चला जाता है। तो हर MPs की जो एलोकेशंस हैं करोड़ों अरबों में, MNA सेनेटर मुंतखब लोग झोलियाँ फैलाए खड़े होंगे, ला इधर लाओ, हमारे बजट दे दो, तरक्याती बजट हम जाकर खर्च करेंगे, और जो हम स्कूल बनाएंगे वहाँ गधे बांधे जाएंगे, और हम जो डिस्पेंसरियाँ बनाएंगे उसके अंदर जो है वो हमारे मेहमान रहेंगे, और जिसके अंदर हम वो करेंगे कोई और तरक्याती काम करेंगे वो किसी काम का नहीं होगा। उससे जो है फ़ायदा नहीं देना लोगों को, उसमें कमीशन खाना है, बर्बादी लानी है। खुदा मैं क्या यार, मेरे मुंह से अजीब बात निकलती है कि क्या मंसूबा था ये कि जनाब अरकान, इनका काम लेजिस्लेशन है यार, इनका काम सिर्फ कानून साजी है। आप इनको इस चक्कर में डाल रहे हैं कि जनाब 50 करोड़ दे दो, 1 अरब दे दो तरक्याती बजट के नाम पर, फुला नाम पर। भाई क्या ये मुल्क क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन का मेरा ये पर्सनल मुशाहदा है, उसने कहा कि फुला काम के लिए 5 करोड़ रुपए दे दो। उन्होंने कहा सर कहाँ से लाएंगे, पैसे आए ही नहीं, एलोकेशन ही नहीं है। ठीक। तो उसने फरमाया कि यार फुला सड़क जो है ना उसकी मुरम्मत के नाम पर एक तख्ती लगा दो, मैं जाकर उसका इनॉग्रेशन कर देता हूँ, 5 करोड़ उसमें ला दो, डाल दो, वो आ जाएगा। ये इस तरह से ले जाते हैं, बनाई सड़कों पर जाकर अपने नाम की तख्तियां लेकर करोड़ों रुपए खा जाते हैं। शाम साहब को जुमला कंप्लीट करना, फिर उसके बाद हम आमना ये ऐसे मौके पे ये बंगले बन रहे हैं कि जब माहिरीन कह रहे हैं कि माशी बदहाली की बदतरीन सतह से हम आगे जा चुके हैं। सर मुझे यहाँ पर यही एक जुमला आ रहा है, मैं चाहूँगी क्लोजिंग उसी के साथ करूँ। हमारे मुशर्रफ साहब ये कि इस सारी सिचुएशन को देखते हुए मुझे वो जुमला याद आ गया, अब पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है, अगर यही तो औरतवार रहे तो। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करूँगी। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।